जनरल ज़िया उल हक की मौत के बाद 1988 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो की मकबूलियत और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और ISI चीफ जनरल हमीद गुल ने रातों रात IGI के नाम से 9 सियासी जमातों का इत्तेहाद खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ की जमात, जो उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग कहलाती थी, इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा हिस्सा थी। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी IGI का हिस्सा थीं। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और बेनज़ीर के अंकल गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को IGI का सरबराह मुकर्रर करके बेनज़ीर के मुकाबले पर खड़ा कर दिया गया। इस इत्तेहाद के सरबराह तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, लेकिन IGI का अवामी चेहरा मियां नवाज शरीफ थे। उनकी तस्वीरात के साथ अखबारात के फ्रंट पेजेस पर बड़े बड़े इश्तिहारात छपते, जिसमें बेनज़ीर को दुश्मन और यहूदी लॉबी का एजेंट लिखा जाता। आवाम से मुखातिब होकर कहा जाता कि आपका मुकाबला आपके दुश्मन से है। अखबार की वो खबरें जिसमें बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हमायत नहीं कर रही, बतौर इश्तिहारात छापी जाती। ये तक खबरें छपती कि पीपल्स पार्टी अमेरिका में लॉबिंग कर रही है कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे ना दिए जाएं। ऐसी ही खबरों के तराशे रोज़ अखबारात में बतौर इश्तिहार छापे जाते और बताया जाता कि पीपल्स पार्टी को वोट देने का मतलब पाकिस्तान के दिफा पर समझौता करना है। सड़कों और चौराहों पर IGI के 9 सितारों वाले झंडे के साथ ये नारा भी दर्ज होता, 9 सितारे भाई भाई, बेनज़ीर की शामत आई। IGI का इंतखाबी निशान साइकिल था। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद मुख्तलिफ शहरों में साइकिल पर 9 सितारों का झंडा लगाकर इंतखाबी मुहिम चलाया करते थे। मुखालफिन बेनज़ीर को अवाम की नज़रों से गिराने के लिए इस हद तक चले गए कि बेनज़ीर की नीम बरहना तस्वीरें हेलीकॉप्टरों के जरिए शहरों और कस्बों में गिराई गईं। इन्हें मॉडर्न, मगरिब ज़दा और अमेरिका और भारत की एजेंट तक करार दिया जा रहा था। बेनज़ीर भी अपने जलसों में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को आड़े हाथों लेती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हीरोइन और मंशियात की कमाई से उनके खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने ऐसे इश्तिहारात छपवाए जिनमें नवाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद को नहीं बल्कि ज़िया उल हक को निशाना बनाया जाता। ज़िया उल हक को पाकिस्तान के एटमी राज भारत को देने का ज़िम्मेदार करार दिया जाता। पीपल्स पार्टी आमरीत और उसके साथियों के खिलाफ अपने इंतखाबी निशान तीर को कई मानों में इस्तेमाल कर रही थी, जिसके जवाब में IGI भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में होने वाले जुल्म और ज़्यादतियों की तस्वीर अखबारात में छपवाती। इन इश्तिहारों में भुट्टो के पाकिस्तान तोड़ने की तरफ इशारा होता और ये दिखाया जाता कि भुट्टो सियासतदान के पर्दे में एक सख्त गिर डिक्टेटर थे। वो अखबारात और जराइद दिखाए जाते जो भुट्टो ने ज़बरदस्ती बंद करवाए थे, और वो लोग दिखाए जाते जिन पर भुट्टो ने तशद्दुद करवाया था। गो के दुनिया में ना ज़िया उल हक मौजूद थे और ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन इंतखाबी मुहिम में ये दोनों पूरी आबोताब से जिंदा थे। ये एक इंतखाबी जंग थी और शायद दोनों इस पुराने फार्मूले पर चल रहे थे कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। 16 नवंबर को कौमी असम्बली की 237 में से 207 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई। कामयाबी के लिए किसी भी जमात को 104 नशिस्तें दरकार थीं और एक दिन पहले गैलप सर्वे छप चुका था, जिसमें इंतहाई जदीद और साइंसी सर्वे का दावा करते हुए बताया गया था कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और IGI के दरमियान मुकाबला बराबर का है। लेकिन जब नतीजा आया तो पीपल्स पार्टी IGI से कहीं आगे थी। पीपल्स पार्टी ने 92 जबकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 54 नशिस्तें हासिल की थीं। बाद में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पीपल्स पार्टी को 115 उम्मीदवारों की हमायत मिल गई। इस इलेक्शन की दिलचस्प बात यह थी कि IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हार गए और पीर पगाड़ा, जिन्हें हुकूमत की भरपूर मदद हासिल थी, वो भी हार गए। जैसा कि आज आप सियासत में खलाई मखलूक की आवाज़ें सुनते हैं, बिल्कुल उस वक्त भी हारने वाले इसी किस्म की बातें किया करते थे। पीर पगाड़ा ने कहा कि उन्हें हराने के लिए खुफिया हाथ इस्तेमाल हुआ है। साबिक वजीर आज़म जुनेजो भी अपनी शिकस्त पर मुंह में उंगली दबाए कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे। पुराने सियासी जगादरी हार गए, लेकिन भुट्टो और ज़िया उल हक के जवान साल सियासी वारस
یعنی بینظیر اور نواز شریف جیت گئے۔ اب یہ دونوں میدان سیاست میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان دنوں کیونکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ پہلے قومی اسمبلی اور اس کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی۔ اس لیے قومی اسمبلی میں شکست کے بعد IJI کو صوبائی انتخابات میں بھی ہارنے کا دھڑکا لگ گیا۔ اس دوران روزنامہ مشرق اور نوائے وقت میں بینظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں۔ IJI نے اس بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور رات بھر میں پنجاب کی دیواروں پر یہ نعرہ لکھ دیا گیا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر بینظیر کے خلاف اعلانات کروائے گئے۔ پنجاب کی عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی اور اس مہم کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا۔ جب نتیجہ آیا تو پنجاب سے 88 نشستیں پیپلز پارٹی نے اور 91 IJI نے حاصل کیں اور نواز شریف آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان بھی IJI جیت گئی۔ سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپے گئے تھے جس میں لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو یک جماعتی آمریت سے بچانے کے لیے IJI کے نشان سائیکل پر مہر لگائیں، لیکن سندھ میں یہ مہم کسی کام نہ آئی۔ پیپلز پارٹی جیت گئی اور سید قائم علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ 2 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، لیکن بینظیر کی حکومت میں پاکستان نے ایک ایسا سنگ میل عبور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے، لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور پاکستان پر پابندیاں عائد ہو گئیں۔ وہ کیا واقعہ تھا اور جنرل حمید گل نے کون سا خفیہ غیر ملکی آپریشن کیا کہ جس سے ناراض ہو کر بینظیر نے انہیں ISI کی سربراہی سے ہی ہٹا دیا؟ نیز اسامہ بن لادن اور جنرل حمید گل ایک مقصد کے لیے کیسے اکٹھے ہوئے، وہ ہم آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور اگر آپ انفوزیہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں۔ اس کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں۔ شکریہ۔